नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्राइम से जुड़ी एक नई कहानी। दोस्तों, जुर्म की दुनिया वाकई अजीब होती है। कई बार जो दिखता है वो असल में होता नहीं है और कई बार जो होता है वो असल में दिखता नहीं है। तो आज की भी कहानी हमारी कुछ ऐसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है और साथ ही साथ सुसाइड नोट भी मिलता है। मौके से सबूत भी मिलते हैं और मौके से मौत की वजह भी मिलते हैं। और पुलिस इस केस को आत्महत्या का केस मानकर इस केस को बंद ही कर रही होती है। तभी पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है और पुलिस इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है। तो कहानी का रुख लेते हैं। कहानी शुरू होती है भोपाल की सेंट्रल जेल से। इस सेंट्रल जेल से एक कैदी 14 दिन का अवकाश लेकर या 14 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर निकलता है तो जेल प्रशासन भी इसकी छुट्टी मंजूर कर देता है, क्योंकि इसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ये जो कैदी है इसका नाम है राजेश परमार। राजेश परमार 14 दिन की छुट्टी लेकर जेल से बाहर निकला है और इसकी छुट्टी की मंजूरी जेल प्रशासन इसलिए दे देता है क्योंकि इसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इसे अपने पिता का अंतिम दर्शन भी करना था और इसके साथ साथ उनकी अंतिम क्रिया दाह संस्कार भी करना था। अब जेल प्रशासन को उस कैदी का लौटने का इंतजार होता है। तभी आती है तारीख 29 जून 2019, जब कैदी को उस जेल में वापस लौटना था, क्योंकि इस तारीख पर इस कैदी का अवकाश पूर्ण हो रहा था, मतलब खत्म हो रहा था। लेकिन एक दिन पहले, अवकाश खत्म होने से एक दिन पहले 28 जून 2019 को पुलिस को सूचना मिलती है कि राजेश परमार के घर से आग की लपटें निकल रही हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और देखती है कि राजेश परमार का घर तो बहुत तेजी से जल रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने अंदर आग जला दी हो। तभी पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम को खबर कर देती है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और आग बुझाने में जुट जाती है। कैसे भी करके उसके घर पर आग का नियंत्रण पाया जाता है और जब तक देर हो चुकी थी, राजेश परमार जो था, जो कैदी, वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। पुलिस अपनी अंतिम कोशिश नहीं छोड़ती है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस बुलाती है और वह कैदी एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ देता है। और दूसरी तरफ अब पुलिस इस केस की तफ्तीश में लग जाती है और उस घर की पूरी जांच करती है, तलाशी लेती है। तलाशी लेते वक्त पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है, जिस सुसाइड नोट में लिखा होता है कि मैं अपनी पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हूँ। मेरे ज़िंदगी में अगर मेरे पिता नहीं हैं तो मेरा ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। एक मेरे पिता ही थे जो मुझे जेल से छुट्टी दिलाते थे। अब उनके जाने के बाद मुझे जेल से कोई भी पैरोल नहीं दिलाएगा और मैं सदा के लिए जेल में रह जाऊंगा। इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इस सुसाइड का जिम्मेदार मैं सिर्फ मैं ही हूँ, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। पुलिस जब इस सुसाइड नोट को पढ़ती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ पुलिस अब राजेश परमार की मरने की खबर को जेल प्रशासन को भी भेज देती है। जेल प्रशासन जैसे ही ये सूचना प्राप्त करता है तो कैदियों की रजिस्टर में एंट्री कर देता है कि राजेश परमार की मृत्यु हो चुकी है। उसने आत्महत्या करके अपने आप को ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि राजेश परमार की जो मृत्यु हुई है वो आत्महत्या करने से हुई है और पुलिस सब कुछ देखकर इस केस में क्लोजिंग लगाने ही वाली होती है कि 24 घंटे में ये पूरा केस का रुख बदल जाता है। जब राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस जैसे ही राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ती है तो चौंक जाती है कि उसमें ऐसा क्या लिखा था कि पुलिस इस रिपोर्ट को पढ़कर चौंक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजेश परमार, जिस शख्स ने आग लगाकर आत्महत्या की थी, वो शख्स की हत्या पहले चाकू मारकर, गले में चाकू मारकर की गई। उसके बाद उसने आत्महत्या की। तो पुलिस सोचती है जब राजेश परमार को आत्महत्या ही करनी थी तो उसने पहले अपने आप को गले में चाकू क्यों मारा। जब चाकू मारने से वो खुद ही मर गया था तो फिर उसने आग कैसे लगाई। पुलिस सोचती है कि राजेश परमार तो खुद ही सुसाइड नोट छोड़कर गया है,
तो उसकी गला काटकर हत्या कैसे हो सकती है? क्या किसी ने राजेश परमार की पहले चाकू से गला काटकर हत्या की और उसके बाद उसे आग में जला दिया? लेकिन ये सुसाइड नोट किसने लिखा? तभी पुलिस अब इस केस की तफ्तीश में लग जाती है और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उस हैंडराइटिंग की जांच करवाती है। लेकिन जब पुलिस इस हैंडराइटिंग की जांच करवाती है तो पता चलता है ये सुसाइड नोट तो राजेश परमार ने ही लिखा है, जो 14 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। अब तो पुलिस और ज्यादा चौंक जाती है और पुलिस को लगने लगता है कि इस केस में कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस केस को पुलिस आत्महत्या समझकर उसकी क्लोजिंग करने वाली थी, अब ये केस मर्डर मिस्ट्री में बदल चुका था और ये केस अब पूरी तरीके से अपना रुख बदल चुका था। अब पुलिस इस केस की जानकारी लेने के लिए राजेश परमार के घर पर जाती है, जहां राजेश परमार ने आत्महत्या की थी और खुद को जलाकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया था। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, घटना स्थल पर पहुंचती है, तो पुलिस उस घर की तलाशी लेती है। लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है जिससे ये पता लगा सके कि मरने वाला राजेश परमार ही था या कोई और था, या फिर राजेश परमार की हत्या हुई है तो किसने की है। अब पुलिस इस केस की जानकारियां जुटाना शुरू कर देती है और वहां के पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान एक पड़ोसी पुलिस के सामने आता है और बताता है कि राजेश परमार को तो अभी हमने 2 दिन पहले 3 लोगों के साथ घर के अंदर जाते हुए देखा था। तो पुलिस सोचती है कि अगर राजेश परमार मरना नहीं चाहता था तो किसने राजेश परमार का गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसमें आग भी लगा दी। अब पुलिस राजेश परमार की कॉल डिटेल्स को निकलवाती है और हर एक कॉल डिटेल्स को बारीकी से देखती है। तो देखती है राजेश परमार पिछले 3 दिनों से किसी से लगातार कॉल पर बात कर रहा था और यह नंबर बिहार में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम निहाल है उससे बात कर रहा था। अब भोपाल पुलिस जो एक शख्स था जिससे लगातार बात हो रही थी, वो निहाल, उसकी तलाश में जुट जाती है और उसका फोन भी सर्विलेंस पर लगा देती है। लेकिन निहाल अपने फोन को एक बार भी ऑन नहीं करता जिससे कि उसकी लोकेशन ट्रेस हो सके। भोपाल पुलिस बिहार में उस निहाल को ढूंढ लेती है और उसे उठाकर भोपाल ले आती है। भोपाल में लाने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ के दौरान ये निहाल पहले तो पुलिस को घुमाता है कि वो किसी भी राजेश परमार को नहीं जानता है, लेकिन जब पुलिस उसे फोन डिटेल्स, कॉल डिटेल्स के बारे में बताती है कि तुम राजेश परमार से लगातार 3 दिनों से बात कर रहे हो और तुम कहते हो कि तुम उसे नहीं जानते हो, तभी पुलिस उस निहाल पर सख्ती बरतती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तभी निहाल सच बोलने लगता है और पूरी कहानी सुनाने लगता है कि मैं पहले राजेश परमार के घर में किराए पर रहता था, लेकिन फिर मैंने उसका घर खाली कर दिया और दूसरे घर में रहने लग गया। मैं भोपाल में ही मजदूरी करता हूँ और राजेश परमार तो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता मैं उसके बारे में। तभी पुलिस अपना डंडा घुमाती है तो वो फिर से बताना शुरू करता है कि मैं राजेश परमार से 3 दिन से इसलिए बात कर रहा था कि उसने मुझे बताया कि मैं जेल से 14 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ और मुझे मेरे पिता की मृत्यु की वजह से यहाँ 14 दिन का पैरोल मिला है। अब इसके बाद मुझे कोई भी पैरोल नहीं दिलाएगा। मैं नहीं चाहता दोबारा जेल में जाना, इसके लिए मुझे कैसे भी करके अब जेल से वापस ही लौटना है। अब मैं जेल में नहीं रहना चाहता, कुछ भी ऐसा करो जिससे मुझे दोबारा जेल नहीं जाना पड़े। तभी वो एक प्लान बनाता है और जिससे पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी और मैं जेल में भी नहीं जा पाऊंगा, और वो अपना प्लान बताना शुरू कर देता है। लेकिन राजेश परमार फोन पर बताते बताते रुक जाता है और कहता है कि ऐसी बातों को फोन पर करना ठीक नहीं है, हम दोनों मिलकर बात करते हैं। फिर अगले दिन मैं राजेश से मिलने उसके घर जाता हूँ। हम दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। इस दौरान राजेश कुछ परेशान होता है और कुछ इमोशनल भी होता है, क्योंकि उसको उसके पिता के जाने का गम होता है
और बातचीत के दौरान वो मुझे एक खौफनाक आइडिया बताता है। कहता है कि मैं अब दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि पुलिस वालों को और जेल प्रशासन को लगे कि मैं हमेशा के लिए मर गया हूँ और असल में जिंदा हूँ। लेकिन मैं उसके इस आइडिया से डर जाता हूँ और कहता हूँ मैं नहीं जानता, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। और मैं वहाँ से वापस आ गया। लेकिन अगले दिन फिर राजेश का मेरे पास फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन जब मैंने सुना कि राजेश मुझे इस काम के लिए 1 लाख रुपए दे रहा है, तो मैं भी लालच में आ गया और राजेश के झांसे में आ गया। अगले दिन 27 जून को शाम को हम दोनों, राजेश और मैं, घूमने निकलते हैं तो हम अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि फ़ोन की लोकेशन ट्रेस ना हो। और आगे जाकर घूमते घूमते एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो मुझे राजेश के जैसा एकदम लंबा चौड़ा और उसके जैसा दिखने वाला एक युवक दिखता है। देखने में लग रहा था वो युवक मजदूरी करता है। तो हम दोनों ने उससे कैसे भी करके बातचीत करना शुरू की और बातचीत करते करते ही अपना दोस्त बना लिया और उससे कहा कि चलो घर चल के पार्टी करते हैं। और हम दोनों उसे बातों में लगाकर राजेश के घर ले आए और उसको खूब पिलाया, दारू पिलाई, खिलाया पिलाया। उसको भी लगा सही है, घंटे भर की दोस्ती में अगर इतना कुछ खाने पीने को मिल रहा है तो बढ़िया ही है। रात भर उसने जमकर पी। फिर सुबह 6 बजे उस युवक ने, जिसका नाम राजू रैकवार था, जिसे हम पेट्रोल पंप से उठाकर लाए थे, उसने पी पी कर सुबह अपना होश खो बैठा। तो राजेश ने उसकी सबसे पहले गला दबाकर हत्या कर दी। फिर हम दोनों ने उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया और फर्श पर लिटा दिया। जैसे ही हमने उसे फर्श पर लिटाया तो उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। लेकिन हमने बिल्कुल देरी नहीं की और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। उसके बाद राजू ने अपना सुसाइड नोट लिखा। अपनी ही राइटिंग में उसने सुसाइड नोट लिखकर घर में दूरी पर रख दिया, जिससे वो सुसाइड नोट पुलिस को सही सलामत मिल सके। फिर हम दोनों ने बाइक में रखी पेट्रोल को निकालकर उसके ऊपर डाल दिया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जिससे पुलिस को शक ना हो। और बाहर निकलकर खिड़की में से माचिस की तिल्ली डाल दी। माचिस की तिल्ली डालते ही आग की लपटें ऊपर तक आने लगी और हम दोनों वहां से फरार हो गए। जैसे ही हम फरार हुए, आग इतनी तेज लग चुकी थी कि हमें लग रहा था कि वो अब राजू अंदर बचेगा नहीं, और वैसा ही हुआ। राजू पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। पुलिस जैसे ही ये सुनती है चौंक जाती है और कहती है, तुम दोनों ने मिलकर पुलिस को गुमराह किया है, अब तुम्हारी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और निहाल से पूछती है कि राजेश अभी इन दिनों कहाँ है। तो निहाल बताता है कि वो अभी इन दिनों साउथ इंडिया मतलब चेन्नई में रह रहा है। पुलिस उससे कांटेक्ट करने की कहती है, लेकिन निहाल उसे फ़ोन लगाता है तो राजेश उसका फ़ोन नहीं उठाता है। अब पुलिस निहाल की कहानी को सुनने के बाद इस मृत युवक के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू कर देती है। तो जानकारियों से पता चलता है कि राजू रैकवार की पत्नी 29 जून की सुबह पुलिस स्टेशन आई थी राजू की मिसिंग कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए। जब पुलिस को पता चल जाता है कि निहाल सच बोल रहा है, ये कोई कहानी नहीं है, तो फिर से इसकी जानकारी में लग जाती है। फिर पुलिस इस राजेश परमार के घर में जाती है तो वहाँ पर राजू रैकवार की चप्पलों को बरामद करती है और उन चप्पलों को राजू रैकवार की पत्नी को दिखाया जाता है। तो की पत्नी उन चप्पलों को पहचान जाती है और कहती है, ये तो मेरे पति की ही चप्पल हैं। तो पुलिस समझ जाती है कि इन दोनों ने मिलकर राजू रैकवार को जलाकर मार डाला। अब पुलिस को केवल और केवल ढूंढना था, तो अब राजेश परमार को ढूंढना था। पुलिस राजेश परमार को ढूंढने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ चेन्नई पहुंचती है, लेकिन राजेश परमार एक भी बार अपने दोस्त निहाल से कांटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि निहाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने निहाल से कहा, कैसे भी करके तुम अब राजेश से हम कांटेक्ट करो।
लेकिन तभी एक दिन राजेश परमार का फ़ोन निहाल के फ़ोन पर आता है और वो कहता है कि मुझे चेन्नई में तुम्हारी सहायता चाहिए और पूछता है कि सब कुछ वहाँ पर ठीक है, भोपाल में सब कुछ सही चल रहा है। तो निहाल कहता है कि यहाँ पर सब सही है, पुलिस को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चला है, अब तुम बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए। तो वो कहता है मुझे चेन्नई में एक शख्स की ज़रूरत है जिसके साथ मैं अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, भोपाल में नहीं रहना चाहता हूँ। तो निहाल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ और फ़ोन रख देता है। तभी पुलिस उससे पूछती है कि उससे पूछो राजेश परमार से कि वो चेन्नई में अभी कहाँ रह रहा है। निहाल वैसा ही करता है और राजेश से पूछता है कि वो चेन्नई में कहाँ रह रहा है और राजेश अपनी जगह को और अपनी लोकेशन को अपने दोस्त निहाल को बता देता है। पुलिस उसी वक्त अपनी टीम के साथ चेन्नई पहुंचती है और राजेश परमार से निहाल का दोस्त मिलकर मिलती है और राजेश परमार उसे अपने बिजनेस के बारे में बताता है। लेकिन राजेश नहीं जानता था कि वो जिस शख्स से मिल रहा है वो भोपाल की ही पुलिस है। बात करते करते पुलिस राजेश परमार को वहीं दबोच लेती है और अपनी पूरी टीम के साथ उसे भोपाल ले आती है और फिर से उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अब तक की सस्पेंस और थ्रिलर क्राइम स्टोरी। पुलिस इस केस को आत्महत्या समझकर इस केस की क्लोजिंग करने वाली थी, लेकिन उस शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को पूरी तरह से बदल दिया। ये केस कोई आत्महत्या का केस नहीं था, ये तो मर्डर मिस्ट्री थी जिसे पुलिस ने अपनी सूझबूझ से और अपनी चालाकी से सुलझाया और राजेश परमार को फिर से गिरफ्तार किया और उसे जेल में डाल दिया गया।